नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफ़र शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अनीका इंस्पेक्टर अब्बास के बताए हुए लोकेशन पर आ गई थी, जो कि एक कैफे था। इंस्पेक्टर अब्बास के पास आकर इंस्पेक्टर अब्बास अनीका को सब कुछ बता देता है। इंस्पेक्टर अब्बास की बातें सुनने के बाद अनीका ने अभी तक इंस्पेक्टर अब्बास को ये नहीं बताया था कि उसकी याददाश्त वापस आ चुकी है, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि उनकी याददाश्त जा चुकी है, लेकिन वो कोशिश करेगी हेल्प करने की। फिर भी इंस्पेक्टर अब्बास ने अनीका से कहा, ठीक है, अगर डॉक्टर अमृता ना सही लेकिन अनीका हमारी हेल्प कर सकती है। ये बोलकर इंस्पेक्टर अब्बास ने अपने पास से एक छोटा सा पैकेट अनीका को के हाथ में थमाते हुए दिया, जिसमें उस इंसान का डीएनए था। डीएनए को अनीका ने इंस्पेक्टर अब्बास से लिया और अपने बैग की जेब में रख लिया और फिर इंस्पेक्टर अब्बास की तरफ देखकर बोली, क्या कुछ और भी कहना चाहते हैं मिस्टर अब्बास आप मुझसे? अनीका की बात सुनकर इंस्पेक्टर अब्बास ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम वापस स्पेशल डिपार्टमेंट ज्वाइन करो। वैसे भी शायद तुम्हें मालूम नहीं होगा, लेकिन 6 साल पहले जब तुमने स्पेशल डिपार्टमेंट छोड़ा था, तब तुम्हारे रेजिग्नेशन लेटर को मंजूरी नहीं दी गई थी। उस टाइम तुम्हारी काबिलियत को देखकर ये डिसाइड हुआ था कि जब तक कोई बड़ा केस नहीं आएगा तब तक तुम्हें स्पेशल डिपार्टमेंट में आने के लिए नहीं कहा जाएगा, और इसलिए ही आज तक तुम्हें हमारी तरफ से कोई भी कांटेक्ट नहीं किया गया। इंस्पेक्टर अब्बास की बात सुनकर पहले तो अनीका थोड़ी सी हैरान हो जाती है, लेकिन फिर उसने अब्बास की तरफ देखकर कहा, ठीक है, लेकिन मेरी याददाश्त जाने के बाद जब मैं सब कुछ भूल चुकी थी, तब भूमिका ने मुझे एक बार बताया था कि मैंने स्पेशल डिपार्टमेंट ज्वाइन करने से पहले ही अपनी कुछ कंडीशन रखी थी। अगर आप आज भी उन कंडीशन को मानने के लिए तैयार हैं तो मैं भी स्पेशल डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। मैं फिर से वापस आ सकती हूँ। अनीका अपनी पूरी बात करके अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। अनीका ने अपनी बात में भूमिका का जिक्र इसलिए पहले ही कर दिया था, अगर किसी को उस पर किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो वो ना रहे। अनीका की बात सुनकर अब इंस्पेक्टर अब्बास ने कहा, ओके, हमें मंजूर है, क्योंकि इंस्पेक्टर अब्बास हर कंडीशन में ये चाहते थे कि अनीका इस केस में उनकी हेल्प करे, क्योंकि अनीका की काबिलियत पर उन्हें पूरा भरोसा था कि अनीका ही इस केस में उनकी हेल्प कर सकती है। अनीका अब इंस्पेक्टर अब्बास से बात करने के बाद कैफे से निकल चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ गुलेरिया ऑफिस में गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में आज जश्न का माहौल था। पूरी कंपनी को दुल्हन की तरह सजाया गया था। ऐसी सजावट कभी भी बड़ी से बड़ी डील होने पर भी नहीं हुई थी जैसे आज हुई थी। आज हर एक एम्प्लॉय के चेहरे पर खुशी नजर आ रही थी। वो सभी किसी के आने का इंतजार कर रहे थे। ऑफिस के मुख्य दरवाजे पर लाल रंग की कारपेट बिछाई गई थी। ऑफिस में फूलों की रंगोली बनाई गई थी और गुब्बारों से स्वागत द्वार सजाया गया था। वेलकम बैक आकाश सर का एक बड़ा सा बैनर लगाया गया था, और वो भी बिल्कुल एलिजेंट और क्लासी स्टाइल में। तभी एक चमचमाती हुई गाड़ी गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के मेन गेट के बाहर रुकी और उसमें से आकाश गुलेरिया बाहर आया। जैसे ही आकाश गुलेरिया ने अपनी गाड़ी से बाहर कदम रखा, उस पर फूलों की वर्षा होने लगी। आकाश ने भी कुछ ही कदम आगे बढ़ाए थे कि तभी एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उसे आकर फूलों की माला पहना दी। ऑफिस लॉबी में एक छोटा सा स्टेज तैयार किया गया था। साथ में ही आकाश के स्वागत के लिए था। स्टाफ में से किसी सीनियर व्यक्ति को भाषण देने के लिए भी तैयार किया गया था, जिससे वो सीनियर एम्प्लॉय आकाश के स्वागत में कुछ शब्द बोलें। तभी किसी कर्मचारी का एक बच्चा भी फूलों का गुलदस्ता लेकर आकाश को देने के लिए आया, जिसे देखकर आकाश काफ़ी इमोशनल हो गया था। आकाश ने कभी ये सोचा भी नहीं था कि उसकी कंपनी में काम करने वाली उसकी फैमिली उसे इतना प्यार करती है।
इधर बैकग्राउंड में धीमा सम्मानजनक म्यूजिक बज रहा था। सभी कर्मचारियों ने छोटे छोटे नोट्स या मैसेज बनाए थे, जैसे आपकी वापसी से हम सब में नई ऊर्जा आ गई है सर, गुलेरिया ग्रुप फिर से चमकेगा। आकाश सर के साथ ऐसे ही बहुत सारे उन्होंने छोटे छोटे मैसेज और नोट्स बनाकर सभी आकाश को दे दिए। इन नोट्स को एक सुंदर बॉक्स में रखकर आकाश को भेंट किया गया था। आकाश ने भी बड़े प्यार से उस बॉक्स को लिया। अब जैसे ही आकाश अपने कैबिन में सबको थैंक यू कहकर जाने लगा, तभी आकाश की पर्सनल सेक्रेटरी ने पीछे से आकाश गुलेरिया को आवाज़ लगाकर कहा, सर सॉरी, पर वो अपने हाथ से एक दूसरी तरफ इशारा करती है। आकाश जब अपनी पर्सनल सेक्रेटरी के हाथ के इशारे की तरफ देखता है तो आकाश भी सरप्राइज हो जाता है। आकाश पहले से ही सारी वेलकम डेकोरेशन को देख चुका था, सारी प्रिपरेशन को देख चुका था, लेकिन जब वो उस साइड देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक स्पेशल केक तैयार किया गया था जो 5 लेयर का था, जिस पर लिखा हुआ था वेलकम बैक आकाश सर, नई उड़ान के लिए तैयार। अब एक सीनियर एम्प्लॉय आकाश गुलेरिया से कहता है, सर प्लीज़ अपने हाथों से केक कट कीजिए। उस एम्प्लॉय की बात सुनकर आकाश अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है और केक कट करने के लिए आगे बढ़ जाता है। केक कटिंग के दौरान पूरा स्टाफ तालियां बजाता है और वहाँ का पूरा माहौल तालियों से गूंज उठता है। आकाश के लिए सरप्राइज अभी खत्म नहीं हुआ था। आकाश के पुराने दिनों की कुछ यादगार फोटोज और वीडियो क्लिप से 2-3 मिनट का एक छोटा सा वीडियो केक कटिंग के साथ साथ प्ले हो रहा था। वीडियो में स्टाफ के कुछ सीनियर्स के और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बधाई संदेश भी जोड़े गए थे, जिसे देखकर आकाश की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। आकाश को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब उसके लिए ही हो रहा है। आकाश को यकीन नहीं था कि आकाश ने अब तक अपनी ऑफिस में इतनी अच्छी फैमिली को बनाए रखा है। आकाश ने अपने करियर में इतना प्यार कमाया था कि वो खुद भी नहीं जानता था। जब तक आकाश अपने ऑफिस में पहुंचता है तब तक आकाश के गले में ढेरों माला थी और उसकी सेक्रेटरी के हाथों में गिफ्ट बॉक्स थे जो वहां काम करने वाले लोगों ने दिए थे। आकाश उन सब का फेवरेट बॉस था और वो लगभग एक साल बाद अपने बॉस को वापस देख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सन्याल हाउस में भी लक्ष्य अपनी मां के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था। ब्रेकफास्ट करते समय लक्ष्य की मां ने लक्ष्य से कहा, तुमने तुम्हें जो एक श्वेता को देने के लिए बाजूबंद दिया था, क्या तुमने अब तक वो श्वेता को दिया है या नहीं? अपनी माँ की बात सुनकर अब लक्ष्य कहता है, माँ अगर सब कुछ ठीक चलता रहा जैसे अभी चल रहा है, अगर सब कुछ वैसे ही ठीक चलता रहा तो मैं जल्द ही सबसे पहले श्वेता को अपनी सगाई की अंगूठी पहनाऊंगा और फिर आप उन्हें ये बाजूबंद खुद ही दे सकती हो। लक्ष्य की माँ अब एक्साइटेड होकर लक्ष्य से कहती है, इसका मतलब श्वेता की बड़ी बहन ने आप दोनों के रिश्ते को परमिशन दे दी है, क्योंकि जब लक्ष्य की मां ने उसको श्वेता के लिए बाजूबंद दिया था तब लक्ष्य ने उनको सब बता दिया था कि श्वेता की फैमिली ने ये रिश्ता उसकी बहन अनिका पर छोड़ दिया है, क्योंकि श्वेता अपनी बड़ी बहन अनिका को बहुत ही मानती है। जब अनिका इस रिश्ते की परमिशन देगी तभी श्वेता की तरफ से हाँ होगी और उसकी फैमिली की तरफ से भी। अपनी माँ की बात सुनकर लक्ष्य खुशी से हाँ में अपना सिर हिला देता है। लक्ष्य की ये बात सुनकर उसकी माँ बहुत ही खुश होती है। अब लक्ष्य सान्याल साथ में कहता है, माँ एक और सरप्राइज है तुम्हारे लिए। अब उसकी माँ कहती है, मैं तो तुम्हारी शादी से खुश हूँ, पहले ही खुश हूँ, जल्दी बताओ और क्या बताना चाहते हो। अपनी माँ की अब बात सुनकर लक्ष्य कहता है, माँ मेरा पैर जो कि अब पूरी तरह से ठीक हो गया है, इसलिए मैं अब फिर से आर्मी ज्वाइन करने की सोच रहा हूँ। लक्ष्य की बात सुनकर उसकी माँ बहुत ही खुश हो गई थी और वो बोली, ये तो डबल खुशी है बेटा। लेकिन फिर अचानक से वो एकदम से सैड हो जाती है, क्योंकि इस खुशी में कहीं ना कहीं वो सागर सान्याल को भी याद कर रही थी। लक्ष्य ने अपनी माँ को देखकर ही समझ जाता है कि वो एकदम से ऐसे सैड क्यों हो गई। तभी लक्ष्य अपनी चेयर से उठता है और अपनी माँ की तरफ जाकर उसके कंधे पर पीछे से हाथ रख कर कहता है, मुझे पता है आप क्या सोच रही हो। तभी उसकी माँ ने कहा, सागर ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, उसके कितने अरमान थे तुम्हारी शादी को लेकर, काश वो अभी हमारे बीच में होता। ये कहकर उसकी माँ की आंखों से आंसू आ गए। लक्ष्य भी अपनी माँ की आवाज़ सुनकर थोड़ा उदास हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी अपने भाई को बहुत ही मिस कर रहा था।
इधर मल्होत्रा फार्मेसी में श्वेता अपना काम भी शिद्दत से के साथ कर रही थी। उसको जल्द से जल्द अपना काम फिनिश करना था। आज दोपहर से ही श्वेता को लक्ष्य का मैसेज आ गया था कि आज वो डिनर के लिए उसको पिक करने के लिए आएगा। इसलिए श्वेता आज लक्ष्य के आने से पहले ही अपने काम फिनिश कर लेना चाहती थी। श्वेता का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुका था। श्वेता जैसे ही अपना पर्स उठाकर फार्मेसी से निकलने लगी, फार्मेसी के ही एक मेल एम्प्लॉय ने श्वेता को पीछे से आवाज़ लगाई। श्वेता मैडम। उसकी आवाज़ सुनकर जैसे ही श्वेता पीछे मुड़ी, उसने देखा कि उसका एक मेल एम्प्लॉय जो 25 से 30 साल का ही था, जो दिखने में हैंडसम और स्मार्ट भी था। उसके बाद सुनकर श्वेता बोलती है कि हाँ, क्या कहना चाहते हो। तभी वो मेल एम्प्लॉय कहता है, मेडिसिन बनाने का ये जो फॉर्मूला है उसमें मुझे कुछ डाउट था, इसलिए वो श्वेता से वो सब क्लियर करने के लिए श्वेता के कैबिन में गया था। लेकिन उसने जैसे ही देखा कि श्वेता मैडम तो घर के लिए निकल रही है, उसने पीछे से आवाज़ लगाई। अब श्वेता उसके डाउट को क्लियर करने के लिए वही रुक गई और श्वेता को वहाँ थोड़ा सा टाइम लग गया। यही सब पीछे से लक्ष्य देख रहा था, क्योंकि लक्ष्य भी काफ़ी देर से वहाँ पर पहले से ही आ चुका था। कहीं ना कहीं लक्ष्य उस लड़के को इतना स्मार्ट देखकर थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर रहा था। हालांकि श्वेता और उस लड़के के बीच में जस्ट फॉर्मल बिहेव था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों लक्ष्य खुद को काफ़ी इनसिक्योर फील कर रहा था। श्वेता जैसे ही लक्ष्य की गाड़ी के पास आई, उसने देखा लक्ष्य की वो तनी हुई है। लक्ष्य में बस बिना किसी एक्साइटमेंट के हाय किया। अब श्वेता लक्ष्य से पूछती है, क्या हुआ, आप ऐसा साउंड क्यों कर रहे हो। तभी लक्ष्य कहता है, पता नहीं, मैं आपसे श्वेता जी कुछ छुपाना नहीं चाहता, बट मुझे अच्छा नहीं लगा जब उस लड़के ने आपको पीछे से रोका। मुझे डर लग रहा था एक पल के लिए। श्वेता अब समझ चुकी थी कि लक्ष्य क्या कहना चाहता है। लक्ष्य के अंदर जो कुछ भी चल रहा था वो खुलकर श्वेता को बता नहीं पा रहा था। कहीं ना कहीं उसे डर लग रहा था। तभी श्वेता ने लक्ष्य को चिढ़ाते हुए पूछा, तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, आर यू जेलस। उसे खुद भी नहीं पता था कि उसने ये सवाल क्यों पूछ लिया था। उसने सोचा भी नहीं था, फिर भी उसने लक्ष्य से इस तरह से मजाक कर लिया। सीरियसली, आर यू इवन आस्किंग दिस। लक्ष्य ने श्वेता से कहा। वो जानता था कि उसके अंदर जो भी चल रहा था वो जलन से कम नहीं था। यस, बिकॉज आई नो यू आर जेलस। श्वेता ने भी अपनी हंसी छुपाते हुए लक्ष्य से कहा। वो जानती थी कि लक्ष्य मानेगा नहीं, लेकिन उसे सच में उस लड़के से बहुत ही जलन हो रही थी। जस्ट सेट अप श्वेता जी, लक्ष्य ने थोड़े से प्यार से कहा। वो बोल कुछ नहीं रहा था, लेकिन उसकी आंखें सब कह रही थी। श्वेता से अब अपनी हंसी रुक नहीं रही थी। एक बार उसे लक्ष्य को चिढ़ाना था, लेकिन आज श्वेता के चिढ़ाने का दिन था। वैसे तभी आज पहली बार दोनों के बीच फीलिंग की बात हो रही थी। वो बात हो रही थी जो वो महसूस करते थे, लेकिन कहते कभी नहीं थे। अपने मुंह से ये बात कहने के बाद वो खुद भी थोड़ी नर्वस हो गई थी। उसने न जाने क्या सोचते हुए मस्ती में ही ये शब्द बोल दिए थे कि आप जेलस फील कर रहे हो, लेकिन बोलने के बाद वो खुद भी एम्बेरस हो गई थी। श्वेता इसी शर्म में लक्ष्य की तरफ देख नहीं पा रही थी, लेकिन चोर नज़रों से उसके एक्सप्रेशन समझने की कोशिश कर रही थी। इधर लक्ष्य सोचते हुए अपनी नज़रें नीचे करके बैठा हुआ था, जिसके बाद उसे अचानक से श्वेता के गालों पर किस कर दिया। इसे किसने श्वेता को उसका जवाब दे दिया था। उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। किसने कहा कि मैं कुछ फील नहीं करता, लक्ष्य ने धीरे से उसके कानों में कहा। ये सुनते ही श्वेता ने हक्का बक्का रह गई। लक्ष्य के मुंह से निकले वो शब्द श्वेता के दिल और दिमाग में बैठ गए थे। उसकी झुकती नज़रें देखकर लक्ष्य ने उससे पूछा, बताओ किसने कहा कि ये वैसी फीलिंग नहीं है। श्वेता के गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। शौक के कारण उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो महसूस तो बहुत पहले से कर रही थी, लेकिन आज लक्ष्य खुल के बोल रहा था। श्वेता ने तेज धड़कनों के साथ घबराते हुए पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? श्वेता कुछ और सवाल पूछती कि उससे पहले ही लक्ष्य ने अपना सिर नीचे किया और इस बार श्वेता के होठों को किस कर दिया। इस बार श्वेता अपनी नज़रें ही ऊपर नहीं कर पा रही थी। शर्म से वो इतना पिघल गई थी कि उसका मन लक्ष्य से लिपट जाने का कर रहा था। डू यू बिलीव मी नाउ? लक्ष्य ने पूछा।
इस एक सेकंड में श्वेता के अंदर बहुत कुछ उमड़ रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या एक्सप्रेस करे और क्या कहे। अब उसे ये समझ आने लगा था कि वो भी वही फील कर रहा था जो कि श्वेता कर रही थी। वो इस पल में इतनी भावुक हो गई थी, उसे इतनी अपनी इन खुशियों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या तुम सच कह रहे हो? उसने इस बार लड़खड़ाते हुए पूछा। खुशी के कारण वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? कितनी बार पूछोगी? लक्ष्य ने माहौल हल्का करने के लिए मुस्कुराते हुए पूछा। वो बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही। श्वेता खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि तभी लक्ष्य ने उसके होठों पर अपना हाथ रखकर उसे शांत करवा दिया। इसके बाद कुछ देर तक श्वेता ने कुछ नहीं पूछा और ना ही लक्ष्य ने कुछ बताया। ऐसा लग रहा था जैसे सारी बातें सिर्फ आंखों ही आंखों में हो रही थी। धीरे धीरे लक्ष्य ने अपने हाथों को नेहा के पीछे किया और उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, कम हियर। श्वेता ने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। इस वक्त तो लक्ष्य की खुशबू नेहा के इर्द गिर्द फैल चुकी थी। एक वार्म फीलिंग उन दोनों के अंदर भर चुकी थी, जिन्हें वो आज पूरे होशो हवास में महसूस भी कर पा रहे थे। श्वेता ने भी सिर हिलाते हुए अपने आप को पूरी तरह से लक्ष्य की बाहों में सौंप दिया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी चिंताएं इस पल में कहीं गायब सी हो गई थी। उसे लक्ष्य की बाहों में ऐसा सुकून मिल रहा था जैसे उसे पहली बार ये सुख की अनुभूति हुई हो। उसने अपनी आंखें बंद की और लक्ष्य की धड़कनों को शांति से महसूस करने लगी। उसे एक पल में श्वेता को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी लाइफ बिल्कुल ही परफेक्ट हो चुकी थी। आज श्वेता कहीं ना कहीं खुद को लकी फील कर रही थी, क्योंकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका पार्टनर उसके लिए इतना अच्छा फील करेगा।